हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया। यूरोप एंड इंडिया के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाली है, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड the various happening in Europe had its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. तो friends, आपको पता है during the modern period, आधुनिक काल के दौरान, है ना, मॉडर्न टाइम में आधुनिक काल के दौरान यूरोप में होने वाली विभिन्न घटनाओं का भारत पर प्रभाव था। भारत में जो यूरोप में बहुत सारी घटनाएं इवेंट्स होते थे, घटनाएं होती थी, उसका भारत पे क्या होता था, इफेक्ट पड़ता था। इसलिए आधुनिक भारतीय इतिहास की जो समय है उसका अध्ययन करते हुए हमने इसके दौरान ये स्टडी, है ना, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करते हुए हमें यूरोप में होने वाली घटनाओं को भी समझना होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो घटनाएं होती थी वो उसका इफेक्ट कहाँ पे, इंडिया पे पड़ने वाला था। ठीक है, तो इसके लिए हमें कहा यूरोप की भी जो घटनाएं होती थी उसको भी समझना जरूरी है। पीरियड्स ऑफ रीनेसेंस इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। दोस्तों, रीनेसेंस क्या होता है? पुनः जागरण। वो समय जिसमें लोग बौद्धिक का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का, इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा समय आ गया। इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मेडिवल पीरियड, दैट इज मेडिवल पीरियड का मतलब क्या होता है? मध्यकालीन। जब 13 से 16 सेंचुरी में, है ना, 13 to 16 सेंचुरी इज नोन एज द पीरियड ऑफ रीनेसेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, religious reform movement and geographical discoveries laid the foundation of the modern era। दोस्तों, ये जो समय था 13 से 16 सेंचुरी, इस समय बहुत कुछ चेंज हो रहा था। बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हुए, है ना, आंदोलन हुए, जोग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी लैंड की हमें क्या हुआ, डिस्कवरी किया। ठीक है, एंड हाँ, उस समय हमारा क्या हुआ, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एरा का स्थापना हुआ। नहीं, आधुनिक भारत का, आधुनिक समय का, अवधि का क्या हुआ, स्थापना हुई। Hence this period is also known as the age of Renaissance। तो इसीलिए इस एज को क्या बोलते हैं? Renaissance भी कहते हैं। तो एज ऑफ Renaissance भी कहते हैं, पुनः जागरण काल कहते हैं इसको। During this period in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development। दोस्तों, इस समय जो ये समय था, इस समय बहुत सारी फील्ड में क्या हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, जैसे कि आर्ट्स में, आर्किटेक्चर में, फिलोसॉफी में। ठीक है, तो उस समय दो ग्रीक रिवाइवल थे, दो तरह के लोग रहते थे, जैसे कि ग्रीक के लोग और रोमन के का ट्रेडिशन चलता था। और क्या हुआ उस समय? During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus। देखो, ये जो बोलते हैं ना, मानवतावाद का बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलने लगा लोगों में। ठीक है, बहुत प्रेरणा लेने लगे, लोगों को इंसानियत दिखाने लगे। ठीक है, There was a change in the outlook of treating each other as a human being। और ये एक नया नजरिया बन गया कि लोग एक दूसरे को इंसान की नज़रों से देखने लगे। ठीक है, Instead of religious, man become center point of all the ideology। दोस्तों, क्या हो गया, बाकी इंस्टेड ऑफ रिलीजियस, सिर्फ जाति धर्म देख करके नहीं, उनको इंसान देख करके सेंटर आदमी को बैठा लिए कि हाँ, इंसान देखना है, धर्म जाति पाति से कुछ नहीं होगा। ठीक है, द रिफॉर्म्स मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, जो रिफॉर्म, जो मूवमेंट है वो क्या हुआ, ये बढ़ने लगेगा इंसान के हर लाइफ में, है ना, इंसान के लाइफ के हर क्षेत्र में बढ़ने लगा। थ्रू दिस नॉलेज, है ना, थ्रू नॉलेज, उसके नॉलेज से, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट, साइंस के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। और हम इस तरह से अलग अलग क्या हुए, डिस्कवरीज
का ऑब्जर्व करने लगे, ठीक है। द आर्ट एंड द लिटरेचर ऑफ रिनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटीमेंट्स एंड इमोशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और दोस्तों जो आर्ट और लिटरेचर है, क्या है, साहित्य जो कहते हैं ना, ये उस समय बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा लोगों के भावनाओं को, है ना, उनके सेंटीमेंट्स को, उनके इमोशन को बहुत ही प्रभावित करने लगा। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल। और जो लिटरेचर होता था, जो एरिया है उसके हिसाब से उस लैंग्वेज में ही क्या करते, कन्वे किया जाता था, जैसे कि वहाँ के लोगों को ईजिली समझ जाए, अच्छे से समझे। ड्यूरिंग 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany, okay, discovered the printing press। जो उस समय जर्मनी में जोहानस गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का डिस्कवर किया। ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज रिच टू ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और दोस्तों जैसे ही ये प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर जब आया, तब ये अलग अलग डिस्कवरी हुई, नॉलेज, ज्ञान, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये सब अलग अलग लोगों के पास पहुंचने लगे थ्रू द पेपर। ओके, पेपर के माध्यम से सभी के पास ये जानकारियां पहुंचने लगी। लियोनार्डो दा विंसी, दोस्तों ये बहुत ही टैलेंटेड बंदा थे, बहुत ही ज्ञानी थे, इनको बहुत चीज़ों में रुचि थी। ये ऐसे उस समय के मैथमेटिशियन थे, कह सकते इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे, ये सभी गुणों से परिपूर्ण थे। इन्होंने देखते हैं इन्हें क्या क्या उपलब्धियां की पाई अपने जीवन में। ही इज रिकॉग्नाइज एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ द रीनेसेंस। ये जो उस समय के समय में, पुनर्जागरण काल के समय में, ये जो इंसान थे लियोनार्डो दा विंसी, ये बहुत ही टैलेंटेड पर्सन थे। ही वॉज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड आर्ट। इनको साइंस और आर्ट के बारे में बहुत ही डीपली नॉलेज था। He had mystery over varied subjects such as sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. दोस्तों देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था, महारत हासिल की थी। ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे उस समय के समय में। उन्होंने इंजीनियरिंग में बहुत कुछ अपना योगदान दिया, मैथमेटिक्स का बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व किए, आर्किटेक्चर में इन्होंने किया, स्कल्पचर बनाए, म्यूजिक में भी दिया, और एस्ट्रोनॉमी में बहुत इनका इंटरेस्ट था। ठीक है दोस्तों, बट द बिकम वर्ल्ड रिनोम्ड एज पेंटर। लेकिन दुनिया इनको पेंटर के नाम से ज़्यादा जानती है। हिज पेंटिंग ऑफ मोनालिसा एंड द लास्ट सुपर बिकम इमोर्टल। इन्होंने दोस्तों सबसे महंगी फोटो और सबसे पुरानी फोटो का नाम पेंटिंग बनाई, जिसका नाम है मोनालिसा, आपको तो पता ही होगा। एंड द लास्ट सुपर बिकम इमोर्टल। ये दो जो पेंटिंग है इनकी इनका क्या है, इनको अमर कर दी। ठीक है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, दोस्तों धार्मिक सुधार आंदोलन उस समय चला, धार्मिक है ना, रिलीजियस में। द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। दोस्तों उस समय के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जो लोग थे, वो क्या किए, जो उस समय के रिलीजियस जो आइडियोलॉजी थे कैथोलिक चर्च में, क्या किया, उन्होंने अटैक किया, उन्होंने धावा बोला। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वी इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। दोस्तों उस समय के जो क्रिश्चियन थे, प्रीस्ट, पुजारी थे, वो क्या करते थे, जो वहाँ के लोग थे, इग्नोरेंस लोग थे, जो जिनको कुछ पता नहीं था, उनका फायदा उठाते थे और अलग अलग क्या करते थे, वो रीति रिवाज को क्या करते, फॉलो कराते थे और पैसा कमाते थे। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजियस। और वो लोग क्या करते थे, लोगों को लूटते थे, रिलीजन के नाम पे, जाति धर्म के नाम से क्या करते थे, लूट मचा रखे थे। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और उस समय के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इंपॉर्टेंस। और इस मूवमेंट की वजह से दोस्तों क्या हुआ, ह्यूमन फ्रीडम, जो मानव का जो अधिकार है, जो आज़ादी है, इसका उन्होंने क्या किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें हिस्सा था। और रैशनलिज्म, तर्कवाद, कोई बोलते हैं ना कि अपना तर्क देना, अपनी
अपने आइडियाज़ को देना, ये क्या हुआ, इसका ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट इस समय दिखा रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, दोस्तों बहुत सारे भौगोलिक खोज भी हुई। ठीक है, ज्योग्राफिकली क्या हुआ, डिस्कवरीज भी हुई। इन 1453 एडी द ऑटोमन टर्क्स कॉन्क्वायर कॉन्स्टेंटिनोपल, मतलब इन इस्तांबुल उन्होंने खोजा, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर, और कैपिटल किसका था, बेजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। तो राजधानी उसकी थी। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइन एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी, और जो एशिया और यूरोप का जो बिजनेस रूट था, जो व्यवसाय करते थे, ये इसी रूट के बीच में जॉइनिंग था। सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट, और जो तुर्की थे, तुर्की वो लगा किए ये रोड को क्या किए, ब्लॉक कर दिए। देयर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेट ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया, और इससे क्या हुआ, उनका बिजनेस रुक गया, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हमें यहाँ से जाने नहीं मिलेगा, तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यूरोपियन जो यूरोप के लोग थे, उनको एशिया में अपना बिजनेस करना था, तो उनको अल्टरनेट रास्ता पड़ा था। दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, और यही कारण बना अलग अलग ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का। लेट अस नो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज ड्यूरिंग 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में यूरोपियन सेलर्स वेंट ऑन एक्सपीडिशंस टू डिस्कवर सी रूट्स टू इंडिया। दोस्तों 15वीं शताब्दी में यूरोप के जो सेलर थे, जो नाविक थे, वो क्या करने लगे, वो रास्ता खोजने लगे समुद्र के माध्यम से इंडिया आने के लिए। ठीक है, इन 1487 एडी बार्टोलोमियो डियास as a Portuguese sailor began his expedition in search of India। उसने क्या किया, बार्टोलोमिया डियास ने, जो पोर्तुगल था, उसने क्या किया, इंडिया की खोज करने लगा, बट रास्ता खोजने लगा, बट रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लेकिन वो खोजते खोजते कहाँ पहुंच गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया, विच वी नाउ नोन एज द कैप ऑफ गुड होप, और अब हम इसको क्या जानते हैं, कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं उसको। इन 1492 एडी क्रिस्टोफर कोलंबस set on his journey to India by sailing towards west to but reach on the eastern coast of the continent of America। और वो क्या हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस क्या किया, इंडिया के से डायरेक्टली वो कहाँ पे चला गया, कॉन्टिनेंट, अमेरिका के कॉन्टिनेंट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे पहुंच गया। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इन 1498 एडी Portuguese sailor Vasco da Gama managed to sail past the Cape of Good Hope and reach the Indian coast in Calicut। दोस्तों जो पोर्तुगल्स था सेलर वास्को द गामा, ये क्या किया, ये नाव के माध्यम से, नाव के द्वारा पास द कैप ऑफ गुड से होते हुए रास्ता इसने इंडियन कोस्ट, कलकत्ता है ना, पहले अभी बोलते कोलकाता, पहले था कैलिकट, वहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो वास्को द गामा ने नाव के माध्यम से इंडिया में पहली बार पहुंचा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस इन यूरोप, दोस्तों यूरोप में बौद्धिक क्रांति हुई। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लोगों का क्या हुआ, यूरोप में रिवोल्यूशन, क्रांति स्टार्ट हुआ। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, इस समय रेनेसेंस पीरियड में, पुनर्जागृति के समय में, यूरोप प्रोसीड फ्रॉम मेडिवियल टू मॉडर्न एज, और जो यूरोप था वो क्या था, मध्यकालीन से आधुनिक एज में पहुंच रहा था। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, और इंटेलेक्चुअल जो रिवोल्यूशन है, क्रांति है, ये इसी समय में स्टार्ट हुई। द सोसाइटी स्टार्टेड स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, और धीरे धीरे जो वहाँ के लोग थे, जो सोसाइटी है, वहाँ का जो समाज था, वो धीरे धीरे जो अंधश्रद्धा थी, इससे निकलकर क्या हुआ, इग्नोरेंस से, और जो अंधश्रद्धा था उसे छोड़ करके आगे बाहर आ रहा था। द प्री एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कैम टू बी सीन फ्रॉम अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और जो उस समय का जो ऑलरेडी जो प्रीस्ट पुजारियों लोग ने कस्टम और ट्रेडिशन जो बना के रखा था, इससे उन लोग क्या कर रहे थे, बाहर आ रहे थे।
ऑल दीज चेंजेस आर एड्रेस एज इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशंस, और ये सारा जो चेंजेस हो रहा था इसी को क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, बौद्धिक क्रांति कहते हैं, विच गेव फर्दर मोमेंटम टू साइंटिफिक डिस्कवरीज इन यूरोप। और यही जब ये लोग जो है अंधश्रद्धा से बाहर आ रहे थे, तब जाकर के लोगों ने साइंटिफिक डिस्कवरी में क्या करने लगा, रुचि लेने लगे, और यूरोप में साइंटिफिक रिसर्च चालू होने लगा। रिवोल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फेयर, दोस्तों जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक है उसमें भी क्रांति आने लगी। इन द अर्लियर स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मेनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस, बहुत सारे चेंजेस हुई ड्यू टू द वेरियस रिवोल्यूशनरी इवेंट्स ड्यूरिंग 18th as well as 19th century. दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्यूशन, और ये समय क्या नाम दिया गया, 18 से 19वीं शताब्दी में इसका नाम दिया गया रिवोल्यूशन, एज ऑफ रिवोल्यूशन। इस समय बहुत सारे नेता और जो पॉलिटिकल जो था वो लोग उभर के आ रहे थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, और इसी समय इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, डेवलपमेंट हुआ। देयर वाज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम, और एक कैबिनेट सिस्टम का भी फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ। द बिल ऑफ राइट्स 1689 लेड लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ किंग, और जो बिल उसमें पास हुआ, कौन सा बिल है, राइट्स, बिल ऑफ राइट्स 1689 में पास हुआ, जिसके कुछ लिमिटेशन थे राजा के पावर के, ठीक है, क्योंकि पूरा पहले क्या होता था, राजा का सब सारा पावर राजा के पास होता था, लेकिन इससे कुछ पावर क्या हुआ, राजा के कम हो गए। द सवर्जिनिटी ऑफ पार्लियामेंट वॉज एस्टैब्लिश, और वहाँ की जो सवर्जिनिटी है, जो उनका सम्मान है, जो उनका हक है, वो क्या हुआ, पार्लियामेंट का एस्टैब्लिश हुआ। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस with the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. दोस्तों जिस तरह क्रांतिकारी यूरोप में क्रांति हुआ यूरोप में, उसी तरह इक्वली इंपॉर्टेंस लोगों ने देने लगे अमेरिका के इंडिपेंडेंस वॉर में, ठीक है। विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका की खोज हुई, द यूरोपियन कंट्रीज टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कंटिनेंट, और जैसे ही अमेरिका की खोज हुई तो जो यूरोपियन कंट्री लोग थे वो उनका अटेंशन क्या हुआ, टुवर्ड दिस कंटिनेंट, और अमेरिका कंटिनेंट की तरफ ध्यान आकर्षित होने लगा। द इंपेरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टुक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, जैसे कि राजा महाराजा लोग थे, वो क्या करते थे, वहाँ के सत्ता में साम्राज्यवाद अपना एरिया कवर करने लगे और कॉलोनी बनाने लगे, ठीक है। इंग्लैंड इस्टेब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, और इंग्लैंड ने क्या किया, अपना एक कॉलोनी बना लिया, ठीक है, कॉलोनी मतलब अपना जगह छेक लिया वहां पे जाकर के, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका में जाकर के, ठीक है। इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज, बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेट ऑप्रेसिव रेस्ट्रिक्शंस एंड टैक्सेस ऑन दिस अमेरिकन कॉलोनीज। और दोस्तों बाद में क्या हुआ, जब इंग्लैंड ने वहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाई, वहाँ पे अपना जगह छेक लिया, तो उसने धीरे धीरे क्या किया, पार्लियामेंट में भी अपना ऑपरेशन मतलब अपना पावर दिखाने लगा, और धीरे धीरे वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे नियम कानून बनाने लगा, और टैक्स क्या करने लगा, अमेरिकन लोगों से टैक्स वसूलने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, और उन्होंने अपना ये बदला लेना चाहा। इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर टू सप्रेस दिस कॉलोनीज, और इंग्लैंड ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया वॉर, ठीक है, इसको अपने सुप्रेस करने के लिए, अपनी कॉलोनीज को बचाने के लिए, ठीक है। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड, और क्या किया उस समय, जॉर्ज वॉशिंगटन वहाँ के लीडर थे, और उन्होंने क्या किया, ये यूरोप के अगेंस्ट वॉर किया, लड़ाई की, और वो जीत गए।
दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये अमेरिका वॉर जीतने के बाद उन्होंने नाम उसका दिया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक नया नाम दिया गया उस अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विद अ फेडरल गवर्नमेंट, with the federal government, written constitution and based on the principle of democracy was born। और बाद में वहां पे क्या हुआ, एक फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना की गई और एक रिटन लिखित संविधान बना जिसमें डेमोक्रेसी स्वतंत्रता की प्रिंसिपल को फॉलो करके इसका जन्म हुआ। ठीक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and injustice monarchy and feudalism and established a republic। और उन्होंने अपने वॉर जीता और उसके बाद क्या किया, एक अपना स्टैब्लिश किया रिपब्लिक। ठीक है, दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये इवेंट क्या कहलाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहलाता है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड द थ्री वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। दोस्तों, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ये पूरे वर्ल्ड को तीन सिद्धांत दिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। सभी को इक्वल हक मिलना चाहिए, सभी को अपना फ्रीडम होना चाहिए, और फैटर्निटी अपना आत्मसम्मान होना चाहिए सभी को। ठीक है, ये तीन वैल्यू दिया। In the world history, among the political revolution, the American War of Independence and French Revolution have a very important place। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हुआ उसमें अमेरिका और फ्रांस का जो क्रांति था, रिवोल्यूशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन था। ओके दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। In the later period of 18th century, there were many technological innovation in Europe। दोस्तों, जब 18वीं शताब्दी हुई उसके बाद उस समय टेक्नोलॉजी और का इन्वेंशन में बहुत ही ज़्यादा यूरोप में प्रोत्साहन देने लगे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा यूरोप में। देयर वॉज प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द मशीन्स रनिंग ऑन स्टीम, और क्या हुआ, बहुत सारे मशीन चलने लगे जो भाप के इंजन से चलते थे। द कॉटेज इंडस्ट्रीज वेयर रिप्लेस बाय बिग फैक्ट्रीज। जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री थी वो क्या हुई, चेंज हो गई और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्टैब्लिश हो गई। मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स, और हैंडलूम जो हाथ से मशीन चलाए जाते थे उसको हटा करके बड़े बड़े मशीनें वहां पे इंस्टॉल कर दिया गया। रेलवेज एंड स्टीमर बिकम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और हम लोग उस समय चल के नहीं जाने थे, साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते थे, और क्या करें उसमें स्टीमर एंड रेलवे का इस्तेमाल करने लगे लोग। ठीक है, द एज ऑफ मशीन्स बिगेन एंड दैट्स नोन एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और दोस्तों, उस समय क्या हुआ, जब ये सब इतना डेवलपमेंट हो रहा था तो लोग हमेशा मशीन का इस्तेमाल करने लगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, जिससे उस समय क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जन्म हुआ। ठीक है, वहाँ उस समय मशीन का क्या हुआ, इस्तेमाल लोग ज़्यादा करने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस बिगेन इन इंग्लैंड एंड देन स्प्रेड इन द अदर पार्ट ऑफ द वेस्ट। दोस्तों, जो इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन है, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई वो था इंग्लैंड। यहीं से सभी का इंडस्ट्री रेवोल्यूशन चालू हुआ और पूरे जगह पे, पूरे पार्ट ऑफ वेस्टर्न में फैलने लगा। During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described a world factory। और दोस्तों, ये जब ये फैक्ट्री और कंपनियां जब स्टार्ट हो रही थी तो इस समय इंग्लैंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी का फायदा उठा रहा था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाने लगा, क्योंकि यहीं पे ही क्या हुआ, इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। यहीं पे सारे फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मशीनें बनने लगी और लोग हाथों का इस्तेमाल ना करके मशीनों का इस्तेमाल करने लगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे।